तुम जो इतरा रहे हो इतने पर, इतना ठुकरा चुके हैं हम प्यारे। नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार आप सभी का जीएस विद महेंद्र में इन खूबसूरत पंक्तियों के साथ स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय साथियों, आज हम अपनी जीएस की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। मैं आर्ट एंड कल्चर का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, जिससे महत्वपूर्ण प्रश्न लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और आने वाले समय में पूछे जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं साथियों, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और हंस खेल रहे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। जैसे कि मौर्य कला और स्थापत्य कला, कल मैंने शुरुआत की हड़प्पा से, मतलब कि मेरा पूरा टॉपिक ही यही है। हड़प्पा के विषय में बताया था कैसे वहां पर वस्तुएं, खिलौने और सारी चीजें बनती थी। उसी तरह से मौर्य कला और स्थापत्य कला के विषय में पढ़ेंगे। देखो, मौर्य साम्राज्य जो था भारत का पहला सबसे शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्य था भारत का। ये भी प्रश्न बन सकता है कि भारत का सबसे पहला शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्य कौन था? मौर्य साम्राज्य था। तो इसके कुछ ये चीजें हैं, जैसे कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व श्रमण परंपरा के अंग रहे हैं। ये प्रश्न पूछा भी गया है पेपर में कि श्रवण परंपरा के अंग रहे हैं कौन से धर्म? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म। श्रवण परंपरा का मतलब होता है मेरे मित्रों कि जो सुनकर किसी चीज को आप उसको फॉलो करें, उसके अनुयायी बने, तो वो श्रवण परंपरा कहते थे। क्योंकि आप लोग सभी ने पढ़ा होगा महात्मा बुद्ध और महात्मा महावीर के विषय में। इन्होंने क्या करते थे, ये लोग अपने उपदेश देते थे, जनता उनसे प्रभावित होती थी और उनको जो है उनकी अनुयायी बनती थी, या अंग्रेजी में कहें तो इसको फॉलो करती थी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम लोग इसमें फेसबुक पे और ट्विटर पे अपने फॉलोअर्स बढ़ाते हैं, बस सेम टू सेम वही प्रोसेस है। ये आधुनिक समय में भी चल रहा है, तरह से अपने फॉलोअर्स बढ़ाने का कार्य। ठीक है, तो वही कहते हैं ना कि प्राचीन समय में भी जो हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी थी और प्रेजेंट टाइम में भी। अब देखो, फॉलोवर्स का काम यहाँ पर भी हो रहा है और प्रेजेंट टाइम में भी फॉलोवर्स का काम हो रहा है। तो बात वही है, बस क्या है, माध्यम बदल गया है साथियों। तो शुरुआत करते हैं। श्रमण परंपरा सुन चुके होंगे, पूछा भी जाता है कि श्रमण परंपरा के अंतर्गत कौन से धर्म आते हैं? तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, दोनों धर्म। अब ये धर्म आए क्यों? तो देखिए, आप लोगों ने पढ़ा है इतिहास में, अभी हम पढ़ाएंगे भी। जैसे वैदिक युग था, उत्तर वैदिक युग था। ठीक है, तो जब वैदिक युग या देखो, माना यह जाता है कि वैदिक युग में क्या था, जो जाति थी वो कर्म आधारित होती थी, या इसको कह लीजिए वर्ग होता था। मगर उत्तर वैदिक में क्या हुआ, वो बदल गया। मतलब कि कुछ ये कह लीजिए कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए जो इसको एक बना दिया कि नहीं, जैसे कि आप कुम्हार के घर में पैदा हो रहे हैं, तो आप कितना भी बुद्धिमान हो, कितने भी लड़ाकू हो, तो आप रहेंगे कुम्हार ही। तो ऐसा कुछ था, इन्होंने कर दिया। उत्तर वैदिक काल में जो ये जाति प्रथा है, एक तरह से वर्ण व्यवस्था है, ज्यादा बलवती हुई। तो जब ये ऐसा हुआ तो दोनों धर्म जो थे वैदिक युग की वर्ण व्यवस्था कहिए या वर्ण प्रथा और जाति प्रथा का विरोध करते थे। दोनों धर्म का ये उद्देश्य था, कह सकते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें उन क्षत्रिय शासकों ने, अब देखो यहाँ क्षत्रिय मतलब केवल सिंह या ठाकुर से नहीं होता है। क्षत्रिय उसे कहा जाता है जो एक अच्छा योद्धा हो, जो कमजोर व्यक्ति की रक्षा करता हो, उसे क्षत्रिय कहा जाता है। यहाँ किसी क्षत्रिय मतलब किसी जाति विशेष से नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो क्षत्रिय इसलिए इन्हें उन क्षत्रिय शासकों ने संरक्षण दिया जो ब्राह्मणवादी सत्ता को नकार चुके थे। जैसे कि मौर्य साम्राज्य था, ये जो है क्या था, ब्राह्मणवादी सत्ता इसके को ये नकार चुका था एक तरह से। तो मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, अशोक हुए, इसका अशोक का पिता बिंदुसार था, ये सारे लोग थे। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं इसी मौर्य कला और स्थापत्य कला पर। एक तो कहानी हो गई है, थोड़ा हमको अच्छा लगा कि ये लाइनें भी आपको पता होनी चाहिए, परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो अब आगे चलते हैं मौर्य कला। अब देखो, मौर्य कला को दो भागों में विभाजित किया गया है, दरबारी कला और लोकप्रिय कला। दरबारी कला से नाम से पता चला कि दरबार में जिन कलाओं का विकास हो, जैसे कि महल कहा, महल भाई जहाँ दरबार लगेगा राजा को, भाई महल बनेंगे। महल है, स्तंभ है, स्तूप है, ये सारी चीजें, यानी कि जो राजा काम करवाए, महल, स्तंभ, स्तूप। ठीक है,
ये दरबारी कला के अंतर्गत आते हैं। और लोकप्रिय कलाएं कौन सी होती हैं? गुफाएं, मृदभांड, मूर्तियां। तो अब ये जरूरी नहीं कि इसको राजा के आदेश पर ही कराए भाई। मृदभांड तो सामान्य जनमानस के लोग भी बना सकते हैं ना। गुफाओं में कोई भी उत्कीर्ण कर सकता है, ठीक है, कोई भी जो कलाकार हो या कुछ भी हो। तो ये लोकप्रिय कलाओं के अंतर्गत ये आती हैं, और दरबारी कला के अंतर्गत ये 3 आती हैं। तो दरबारी कला में सबसे पहले हम पढ़ेंगे महल। तो महल में लिखिए, देख लीजिए, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? जब मौर्य साम्राज्य था उसकी पाटलिपुत्र थी। मौर्य साम्राज्य में महलों का जो निर्माण था, एक स्थान था वहीं पर पाटलिपुत्र में, कुम्हराहार, वहां पर महलों का निर्माण अच्छा खासा किया गया था। तो ये पूछा जा सकता है कि मौर्य साम्राज्य में महलों का निर्माण प्रमुख रूप से कहाँ पर या किस स्थान पर किया गया? तो वो कहाँ किया गया? कुम्हराहार में। चंद्रगुप्त मौर्य का महल, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता दूं कि ये प्रश्न पूछा जा चुका है यहाँ से कि चंद्रगुप्त मौर्य का महल जो है ईरान के शासक या ईरान में मर्सेपोलिस के अकमेनियन महलों से प्रेरित था। किससे प्रेरित था? अकमेनियन महलों से प्रेरित था। इसकी मुख्य निर्माण सामग्री क्या थी? लकड़ी थी, मतलब मैक्सिमम लकड़ी का बना हुआ था। नीचे का ढांचा भले ही पत्थर और इनसे बना हुआ हो, मगर मुख्यतः लकड़ी का था। कुम्हराहार में ही अशोक का भी महल था। ये चीज हमने लिख दिया है इसलिए क्योंकि पूछा जा सकता है कि अशोक का महल था तो कुम्हराहार में था। इसमें भी क्या था कि जो नीचे की दीवारें थी वो पत्थरों से बनी थी और ऊपर लकड़ी का था। मगर जो इसका क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था, इसकी मुख्य निर्माण सामग्री क्या थी? लकड़ी ही थी। ये पूछा जा सकता है। और पहली चीज तो ये प्रश्न पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था किस शासक के महल से प्रेरित था? तो मर्सेपोलिस के अकमेनियन महलों से प्रेरित था। दोस्तों आइए अब आगे चलते हैं, स्तंभ के विषय में पढ़ेंगे। आपने पढ़ा जरूर, सुना होगा, पढ़ा भी होगा, अशोक स्तंभ जैसे ना। तो स्तंभ के विषय में पढ़ते हैं। स्तंभ का मतलब ही होता है दोस्तों खंभा। ठीक है, स्तंभ का मतलब ही क्या होता है? खंभा दीजिए। तो अशोक के समय में स्तंभों के शिलालेख अति महत्वपूर्ण हो गए, यानी कि स्तंभ बना के उसमें लिखना, राजा के आदेशों को लिखना, ये सारी चीजें करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया था। तो जैसे अब इसमें क्या हुआ कि इसमें क्या लिखा जाता था? या तो जैसे कोई युद्ध जीत के राजा आया तो उस युद्ध के विषय में लिखा दिया भैया हमने ये किया, वहां पे ये वीरता दिखाई, वो युद्ध जीत के उपलक्ष्य में। और दूसरा राजकीय प्रतीक के रूप में भी इनको स्थापित किया जाता था। और तीसरा काम क्या था? राजकीय उपदेशों के प्रचार के लिए, राजकीय उपदेशों के प्रचार के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता था, स्तंभों का प्रयोग किया जाता था। जो इनकी औसत ऊंचाई होती थी साथियों, कितनी होती थी? 40 फीट ऊंचे होते थे। औसतन मान, ज्यादा भी हो सकते, कम भी हो सकते, औसत एवरेज। और इसका निर्माण कैसे होता था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चुनार के बलुआ पत्थर या इसी को प्रस्तर से बनाए जाते थे। ये क्या बनाए जाते थे? चुनार के बलुआ पत्थर से बनाए जाते थे। ठीक है, अब देखो मैंने थोड़ा बनाने की कोशिश की है, पूरा नहीं बन पाया क्योंकि थोड़ा टफ था, पर फिर भी मैंने बना दिया। देखो जैसे स्तंभ क्या होगा, आपने पढ़ा होगा अशोक का स्तंभ है ना, जो हम जैसे अशोक के स्तंभ से जो हमारा चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है, जिसपे 4 शेर बने होते हैं, हम लोगों के सिक्के है, नोट में होता है, तो वो यहीं से लिया गया है। देखो इसके 4 भाग होते हैं। जैसे पिलर होता था एक खंभा, उसी को डिजाइन में बीच बीच से, जैसे कि ये जो ज्यादा सबसे लंबा भाग होता था उसे कहा जाता था एकाश्म प्रस्तर। अब एकाश्म प्रस्तर का मतलब क्या होता है, अभी हम आगे और भी तरह के स्तंभों के विषय में पढ़ेंगे, शैलियों के विषय में। मगर एकाश का मतलब एक ही पत्थर से, यानी टुकड़े टुकड़े के रूप में टुकड़ों को जोड़ना नहीं, एकाश पत्थर, एक पत्थर से। तो इसे जो सबसे लंबा हिस्सा होता था इसे कहा जाता था एकाश्म प्रस्तर। फिर इसके ऊपर की जो डिजाइन दिख रही है आपको, ये वाली मैंने बनाने की कोशिश की है, समझाने के लिए कोशिश की, ताकि आप लोग समझ जाएं कि आखिर स्तंभ होता क्या है और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो ये डिजाइन होती है, और इसमें जो ये डिजाइन जो होती है ऐसे ऐसे मैंने बनाया, या तो ये कमल के फूल की तरह होती है या घंटे के आकार की, घंटा जो मंदिरों में होता है उसके आकार। तो इसको क्या कहा जाता था? शीर्ष कहा जाता था या ललाट कहा जाता था। प्रश्न यहाँ से पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है
पूछा जाता है कि अशोक का जो स्तंभों में जो शीर्ष था या ललाट था वो किससे संबंधित था, किससे प्रेरित था। तो ईरानी स्तंभों से प्रभावित था या प्रेरित था है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिय छात्रों, आप लोग इसको जरूर नोट करिएगा, पूछा जाएगा पेपर में और पूछा गया है। ठीक है, तो ये शीर्ष या ललाट जो था ईरानी स्तंभों से प्रभावित था। ठीक है, फिर इसके ऊपर जब पहुंचेंगे तो ये डिजाइन होंगे, इसके ऊपर जो ये गोल आकृति भी हो सकती है, चौकोर भी बनाया जा सकता है, चौकोर टाइप में, चबूतरा टाइप में बना दिया जाता था ये गोल। इसे कहा जाता था शीर्ष फलक। मैं बोल दूं, स्पष्ट शायद ना दिख रहा हो, शीर्ष फलक। ये शीर्ष या ललाट इसको कहते थे। इसके ऊपर का जो ये हिस्सा इतना, ये वाला, ये इतना हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको शीर्ष फलक कहा जाता था। या तो ये वृत्ताकार होता था या आयताकार। और इसके ऊपर क्या होती थी, पशु आकृति। जैसे कि हमारे आप लोग सिक्कों पर, नोटों पर अपने देखते होंगे, जो शेर बना होता है वो इसके ऊपर की डिजाइन होती है। ठीक है साथियों, और जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक के इस स्तंभ में कहां से कहां तक का हिस्सा, ये यहां से यहां तक है। इसका मतलब कि जो शीर्ष फलक को लिया गया है और पशु आकृति को लिया गया है, इन दोनों को मिलाकर ही हमारा राष्ट्रीय चिन्ह बना है या राष्ट्रीय प्रतीक बना है। किसको, पशु आकृति वाला हिस्सा और शीर्ष फलक को। ठीक है, तो अब इसे उदाहरण है जैसे कि लौरिया नंदगढ़ स्तंभ और सारनाथ स्तंभ। लौरिया नंदगढ़ स्तंभ कहाँ पर है, चंपारण बिहार में स्थित है। और सारनाथ स्तंभ कहाँ पर है, वाराणसी में। और सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश भी दिया था। ठीक है, तो ये हमने बता दिया। और ये सिर्फ शीर्ष ललाट ईरानी स्तंभों से प्रभावित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब थोड़ा सा राष्ट्रीय प्रतीक के विषय में पढ़ लेते हैं। जो शीर्ष फलक ये वाला, जो मतलब एक घंटे या कमल की आकृति के ऊपर का जो ये हिस्सा होता था, ये वाला, ये शीर्ष फलक, इसमें आपने सिक्कों में या नोटों में देखा होगा, यहाँ पर बहुत से जानवर और बीच में यहाँ पे चक्र बना होता है, जिसमें 24 तीलियां होती हैं, खूब सारी 24 तीलियां होती हैं, चक्र बना होता है और कई जानवर होते हैं। तो वो जानवर से घोड़ा होता है, हाथी होता है, शेर होता है, बैल होता है, ये सारे के सारे इसमें हैं। तो उनका कुछ मतलब है, जैसे कि हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक के जो स्तंभ है उसमें से कितना हिस्सा है, तो वो आप ये कह सकते हैं शीर्ष फलक लिया गया है और पशु भाग लिया गया है। ठीक है, अब इसमें जो शीर्ष फलक में 4 दिशाओं को निरूपित करते हुए 4 पशु हैं, मतलब कि जो शीर्ष फलक में इसके चारों चक्र है और चक्र के चारों 4 जानवर हैं, वो क्या उनका अर्थ है 4 दिशाओं को निरूपित करना। जैसे कि चौकड़ी भरता अश्व, चौकड़ी मतलब दौड़ता हुआ अश्व, किस चीज के लिए है, पश्चिम के लिए है, पश्चिम दिशा को इंडिकेट करता है, बताता है। वृषभ का मतलब होता है बैल, वो पूर्व दिशा को बताता है। और फिर हाथी किस दिशा को बताता है, दक्षिण दिशा को। और इसमें जो सिंह, इसमें भी सिंह है, और सिंह कहाँ को बताता है, उत्तर दिशा को बताता है। तो 4 पशुओं की आकृति किस पर है, शीर्ष फलक। और ऊपर तो शेर का है ही सारनाथ में हमारे, और मगर जरूरी नहीं कि इसमें केवल शेर का ही हो, और भी जानवरों के मिलते हैं, जैसे कि बैल का है हो गया, भैंसा का हो गया, इस तरह से। मगर जो सारनाथ में है उस पे क्या है, ये शेर बने हुए हैं 4, जो कि 3 ही फ्रंट से दिखते हैं। ठीक, अब देखो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में एक नीचे वाक्य लिखा होता है सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ भी कभी कभी पूछ लिया जाता है और उसी चीज को घुमा घुमा के ऑप्शन देता है। जैसे इसका अर्थ एकदम क्या होता है, सत्य की सदा विजय होती है। अब दे देगा वहां पर क्या, सत्य की विजय होती है, सत्य सदैव जीतता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको पता तो है सत्य में जयते, इतना तो सब लोगों ने देखा होगा, मूवीज वगैरह में देखते होंगे, बॉलीवुड मूवीज वगैरह, मूवीज भी है सत्यमेव जयते जैसे कि, मगर उसका एग्जैक्ट अर्थ पता होना चाहिए। उससे क्या होता है कि वहां पर ऑप्शन घुमा घुमा के ऐसे धर देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसका जो सत्यमेव जयते का जो अर्थ सही है वो क्या है, सत्य की सदा विजय होती है, ये होता है, सत्य की सदा विजय होती है। और ये लिया कहां से गया, उपनिषद हम लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इतिहास में मिलेंगे, हम पढ़ाएंगे, जैसे उन्हीं से लिया गया है। जैसे कि एक उपनिषद है मुंडको उपनिषद, उससे लिया गया है ये सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ होता है सत्य की सदा विजय होती है। ठीक है साथियों,
तो ये हमने पढ़ाया हुआ। हाँ, और इसमें जैसे कुछ ये जानवरों के बौद्ध धर्म के अनुसार भी कुछ अलग अलग अर्थ हैं, मगर हमने राष्ट्रीय प्रतीक के विषय में इतना पढ़ लेते हैं, बाकी के विषय में आगे हम चर्चा करेंगे। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्लास हुई है और मैंने कुछ अच्छी जानकारी आपको देने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये क्लास बहुत ही पसंद आई होगी। आप लोग जो है मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, आज मैं यहीं पर अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।